नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 बेहद खास है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने चौथे बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। खास तौर पर गरीब, किसान और बच्चों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बजट किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। उम्मीद यह है कि इस बजट से न सिर्फ जनता का कल्याण होगा, बल्कि प्रदेश के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। खैर, इस बजट से सरकार किस तरह अपने लक्ष्यों को हासिल करेगी, आर्थिक विशेषज्ञों को किस तरह से, साथ ही जनता के साथ भूपेश सरकार के इस बजट को किस तरह से जनता इसको देख रही है, चलिए अब ये सब कुछ जानने की कोशिश करें। उसके लिए सीधे रायपुर चलते हैं, जहां से स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर संजय उपाध्याय जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ कई मेहमान भी हैं। संजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद विकास जी। जैसा कि आप बता ही रहे हैं, सबको पता है कि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है। मुख्यमंत्री ने आज बजट पेश किया है सदन में, और मैं बता दूं सबसे बड़ी इसकी खासियत ये रही कि मैंने जो देखा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये पहला वो बजट था जो अनइंटरप्टेड था। मतलब उस बजट के दौरान किसी भी प्रकार का शोरगुल, विरोध या इस प्रकार की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री से भी इस बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये ऐसा बजट था कि जब पेश हो रहा था तब एकटक लोग सुन रहे थे, ध्यान लगाकर सुन रहे थे, क्योंकि एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव का वर्ष है और खाली उपहारों की बौछार हो रही है। ठीक है, बजट के कुछ बिंदु थे, कुछ छूटे, कुछ को मिला, कुछ को बहुत मिला और कुछ को अभी भी उम्मीदें हैं। तो ये बजट का मूल स्वरूप, मूल जो प्रकृति बजट की होती है, वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिली, जब छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, कई चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसी योजना की शुरुआत करते हैं, जब किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं या फिर जब बजट लेकर आते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जो पूरा बजट होता है, वो जो पूरा वित्तीय प्रबंधन होता है, जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कहीं ना कहीं ताने बाने से होकर गुजरता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्धा में गांधी आश्रम की भी स्थापना होगी, गांधी जी की स्मृतियां होंगी, और गांधी जी का ही ये मूल संकल्प था कि अगर देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है, तब गांवों को मजबूत करना होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ताने बाने को मजबूत करना होगा, तभी आप विकास के मायने की या सही मायने में विकास की बात कर सकते हैं। हम सबसे पहले जब चर्चा की शुरुआत करें, हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ अर्थशास्त्री है रविंद्र बम्बे जी। आप बताएंगे कि आखिर इस बजट को एक अर्थशास्त्री के रूप में किस रूप में देखते हैं आप? जी थैंक यू। मैं जो बात आप कह रहे थे, मैं उसी बात से शुरुआत करता हूं। और आज जब मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे विधानसभा में, और उनके हाथ में एक बड़ा खूबसूरत जो है गोबर से बना हुआ जो ब्रीफकेस था, और अभी आप कह रहे थे कि गांधी जी के चरखे ने जो क्रांति की थी देश में, तो उसकी तो मैं इससे तुलना नहीं करूंगा, पर ये एक जबरदस्त एक प्रतीकात्मक चिन्ह जो मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखे हुए थे, जो बता रहा था कि उनकी जो सरकार का जो विजन है और पिछले 3 साल से जिस पे काम कर रहे हैं, उस विजन को वो पूरा जो है उनका जो बक्सा दर्शा रहा था और बता रहा था कि ये जो बजट है और जो विकास है वो इस जो गोबर के जो ब्रीफकेस है इससे होकर ही जाएगा। और यही छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण प्रधान, हमारा गांव प्रधान छत्तीसगढ़ है और रूरल पॉपुलेशन इतनी है, तो ये पूरा जो कंप्लीट विजन और उनका जो जिसे कहें कि जो जिसको छत्तीसगढ़ मॉडल कहते हैं, उसको ये दिखा रहा था। मैं पूरी जो एक इकोनॉमिक्स के जो मैं स्टूडेंट कहूँ या टीचर कहूँ, उसके नज़रिए से मैं इसको देखूंगा। बहुत योजनाओं की मैं उल्लेख नहीं करूंगा, या पेंशन योजना और या दूसरी योजना के बारे में मैं नहीं करूंगा। मैं इसका जो है शुद्ध रूप से या प्योरली मैं इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करना चाहूँगा। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो बात शुरू में वो अपने अभिभाषण में कह रहे थे, जो 30 पेज का अभिभाषण लगभग 1947 मिनट में पढ़ा आज विधानसभा में, तो उनमें उन्होंने कहा कि एक तो पहली बात यह है कि एक तो राज्य की जो आर्थिक जो स्थिति है और राज्य की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी रही है। काफ़ी ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, इसलिए कि नेशनल लेवल पे देखेंगे तो हमारी नेशनल लेवल पे आज जो इकोनॉमी है वो पिछले साल को छोड़ के जो कोविड का पूर्व वर्ष था उसके बराबर आ गई है। उसको मतलब हमने फिलअप कर दिया।
पर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी उससे आगे तेज गति से बढ़ी है और हम जो पिछले साल को छोड़ के जो कोविड के पूर्व का वर्ष था उससे काफी तेज बढ़ गए और हर कोई जानता है कि आर्थिक विकास में 11.52% की ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम में 12% की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये, इसको आप इससे लिंक करेंगे कि यदि ये ग्रोथ रेट अच्छी है और जो छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड कर रहा है, क्योंकि आखिर जो आपके उद्देश्य आपने रखे हैं और उसके जो परिणाम आ रहे हैं, जो आपके कॉज एंड इफेक्ट है, वो कहीं पे दिख रहा है। और दूसरी बात, 3 सालों से मैं लगातार चिंतित था इस बात को लेकर कि जो छत्तीसगढ़ का राजकोषीय प्रबंधन जिस तरीके से किया जा रहा है, उसमें इस साल का जो प्रबंधन में पूरे बजट और जो फाइनेंस सेक्रेटरी का मैं जो पत्र रखा हुआ है, इसमें दिख रहा है कि पिछले साल के 2 बातें हैं कि पिछले साल का जो पुनरीक्षित जो अनुमान था उसमें हमने जो हमारा टैक्स कलेक्शन जो हमने बजट में रखा था उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, उससे ज्यादा हमने टोटल एक्सपेंडिचर रखा है। और पिछले साल बजट में जो हमने घाटा दिखाया था, चाहे राजस्व घाटा था चाहे राजकोषीय घाटा था, उसमें उन्होंने रिवाइज एस्टीमेट में कमी की है। ये चीज हम इकोनॉमिक्स के रूप में देखना चाहते हैं बजट से कि आप किस प्रकार से राजकोषीय प्रबंधन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस साल भी जो उन्होंने अब जो 22-23 के लिए जो बजट रखा है उसका भी राजकोषीय प्रबंधन को यदि आप देखें तो वो बहुत अच्छा है। लगभग जो है -3.33% का इनका राजकोषीय घाटा है और पहली बार 3 साल में पहला बजट है जिसमें ये राजस्व अधिक का बजट है। तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है कि आप राजस्व जो आपके जो खर्चे हैं उसको थोड़ा सा आप कम करके इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है, यदि आप पूंजी निवेश करते हैं तो इससे आप और राज्य में विकास को गति दे सकते हैं। थैंक यू जी। जब भी बजट पेश होता है तो सबसे बड़ी चिंता होती है जो उद्योगपति होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, छोटे बड़े व्यापारी होते हैं, कुल मिलाकर जो व्यवसाय करने वाले होते हैं, उनकी बड़ी चिंता होती है जब भी बजट आता है। आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, प्रेसिडेंट हैं। आप इस बजट को, क्योंकि हमने देखा है कि जब केंद्र का बजट आता है तब या तो सेंसेक्स ऊपर नीचे होने लग जाता है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है जब ये बजट आया है? देखिए, ये बजट जो है, मैं इसको अगर पहला लाइन अगर बोलना चाहूँगा, ये रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी है पूरा। अब देखिए, पिछले जो 3 साल से जिस हिसाब से जो सीएम साहब बोलते हैं कि हम कस्टमर के जेब में पैसा डाल रहे हैं, एक बार कस्टमर के जेब में पैसा जाता है तो उद्योग व्यापार खुद चलने लग जाते हैं। और वही आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का ग्रोथ भी है वो उसी पार्ट में है, रेस्ट ऑफ द इंडिया से बेटर ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जो कोविड मैनेजमेंट के समय छत्तीसगढ़, अभी 3rd वेव की अगर हम बात करते हैं या 2nd वेव की बात करते हैं, 2nd वेव में छत्तीसगढ़ सबसे आखिरी स्टेट था लॉकडाउन होने के लिए और सबसे पहला स्टेट था खुलने के लिए। और वेव 3 में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ बंद ही नहीं हुआ। कहीं नाइट लॉकडाउन ये वो कुछ समय के लिए हुआ, लेकिन सैटरडे संडे अगर कभी बंद नहीं हुआ। तो ये जो उनका विजन और जो प्रबंधन है तो उसको एक डायरेक्शन मिल रहा है। और ये सब चीज होने से जो व्यापारियों का कैश फ्लो है वो सारी चीजें, उद्योग नीति अपने आप में बहुत अच्छी बनी हुई है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफिकली 7 स्टेटों से जुड़ा हुआ है और जीएसटी आने के बाद बाउंड्रीज खत्म हो गई, कोई कहीं से भी कहीं व्यापार कर सकता है। तो हमने होलसेल मंडी की बात की थी, पूरा एक जोन बनाने की, तो सीएम साहब ने उसको ओके किया। 2-3 हमारी बैठक हो गई है। अभी वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होलसेल मंडी बनने वाला है, 500 से 700 एकड़ में, जहां पे ऐसा कोई ट्रेड नहीं होगा जहां उनका होलसेल नहीं होगा। वहां पे धर्म काटा, उनका पेट्रोल पंप, उनका गाड़ियों को पार्क करने के लिए, ट्रक के लिए, उसके लिए उसके ढाबे, उसका धर्म काटा, मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी एक योजना आ रही है। इससे जो होलसेल मंडी बढ़ेगी उससे कम 1 से 1.5 लाख लोगों को एडिशनल रोजगार मिलने वाला है। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट लगातार चल रहे हैं और उससे शहर की ट्रैफिक की जो प्रेशर कम होगा आपका ट्रैफिक का, उससे जो लोग मजबूरी में ऑनलाइन जा रहे हैं क्योंकि शहर में चलने को जगह नहीं है, तो उसमें रिटेल व्यापार बढ़ेगा। अल्टीमेटली जीएसटी कलेक्शन, रोजगार, और जो ये गांव में जो मेरी लास्ट टाइम जब सीएम साहब से बात हुई, लगभग 10,000 गौठान है और हर गौठान को अगर वो एक इंडस्ट्रियल पार्क के समान बना रहे हैं महात्मा गांधी जी के नाम से। आप सोचिए, हम लोग पिछले कई सालों से चाइना का हम लोग विरोध करते आ रहे हैं, आज दिए चाइना से आ रहे हैं, भगवान की मूर्ति वहां से आ रही है, वो इलेक्ट्रिकल की झारे वहां से आ रही है, छोटे छोटे स्टेशनरी के जो वो हमारे जो फ्लैप्स होते हैं वहां से आ रहे हैं। ये जो हमारे हर गांव का अपना एक यूएसपी है
और जो ये एक मेक इन छत्तीसगढ़ होगा, और ये अपने आप में मैं समझता हूं कि हर आदमी जो चीज बनाएगा वो 3, 4, 5 लोग को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं गांव में रोजगार, शहर में रोजगार, और इसी कारण जो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई है वो उसके कारण है। और जो छत्तीसगढ़ का एक ग्रोथ मॉडल चल रहा है, हमने कई बार बोला है आप लोग के चैनल में, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बराबर हम लोग हमेशा ऊपर रहे, क्योंकि मतलब कोविड के समय मैं समझता हूं कम से कम 5 से 6 मीटिंग डायरेक्ट हम लोग की सीएम साहब से हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसके तत्काल निर्णय लेना। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य था पूरे हिंदुस्तान में जब लॉकडाउन पीरियड में पूरे व्यापारी लोग बंद थे, उस समय ऑनलाइन से अमेजॉन फ्लिपकार्ट माल भेज रहे थे, उनको रोका गया। खाली छत्तीसगढ़ एक राज्य था जहां उनको रोक लगाई गई ताकि जो व्यापारियों का स्टॉक पड़ा हुआ है वो खराब नहीं हो जाए, आउटडेटेड। तो हम लोग जो व्यापार है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और ये जो बजट है मैं इसको देख रहा हूं कि जब रूरल इकोनॉमी ठीक होगी और वहां पे रोजगार और काम चालू होगा तो ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में और फिर स्टेट लेवल में आएगा। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा एक विजन के साथ जा रहे हैं और एक पॉजिटिव बजट हम लोग देखते हैं इसको। जी तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि गांव में अच्छे उत्पादन के साधन हो, स्रोत हो, और उसके लिए बेहतर व्यवस्था शहर या उसके आसपास हो, तब जाकर इकोनॉमी संभल सकती है। सोनभद्र जी, किसानों को अभी तक मुख्यमंत्री ने खूब दिया, मतलब किसान काफी खुश दिखे इस दौरान। इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कोरोना काल के बाद ये छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट आया उससे किसानों को जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप कुछ भी नहीं मिला। परंतु किसान जो है पूरे देश का पालनहार है, 80% आबादी कृषि पे आधारित है और किसानों को वंचित रखना ये न्याय संगत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में अपन देखें तो बिजली जो है उद्योगों को महंगी है, उद्योगों को सस्ती है और एग्रीकल्चर को महंगी है। तो ये विडंबना, जबकि किसान जो है रीढ़ की हड्डी है, फिर भी किसानों को महंगी बिजली क्यों? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। उसके अलावा बांध के क्षेत्रों में किसानों को पानी के लिए बांध ही एक ऐसा साधन है, परंतु किसानों को बांध के लिए भी कहीं पे इस बजट में व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार जो हमारे पशु जो आज गांव में बदहाली से किसान परेशान है, वो पशुओं के लिए भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जो गौठान निर्मित है वो गौठान जो है जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए भी स्पेशल रूप से बजट लाके किसानों को सुरक्षित करे। तभी जी हाँ, कुणाल जी, मैं जब देख रहा था बजट तो 600 करोड़ का करीब प्रावधान किया गया है गौठानों के लिए और जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे उसके लिए। हालांकि इसके पहले भी बजट था। सोनभद्र जी कह रहे हैं किसानों की दशा इस बजट के हिसाब से, मतलब इस बजट में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन आप लगातार इन विषयों पर बोलते रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि सर पहले तो इतना मिला। हालांकि आपकी अपनी बात है, अपनी राय है वो। आप इस बात को किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत ही सकारात्मक बजट है और सबसे बड़ी बात है कि जो जीडीपी है वह 13.5% अनुमानित है। तो इसके लिए मैं भूपेश बघेल को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और जिस पेंशन को भाजपा ने भंग किया उस पेंशन को भूपेश बघेल ने बहाल किया। इससे बड़ी बात आज क्या होगी? आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की कुनीति से जब किसान त्रस्त है तो छत्तीसगढ़ का किसान आज खुशहाल है। वो भूपेश बघेल को दुआएं देता है। आज भूपेश बघेल का बजट मजदूरों की बात करता है। आज भूपेश बघेल का बजट औरतों की बात करता है। आज छोटे बच्चों की बात करता है। आज छोटे बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की यह बजट बात करता है। यह बजट कुल मिलाकर अगर मैं इसके लब्बो-लुबाब की बात करूं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला यह बजट है। इसके लिए निश्चित रूप से भूपेश बघेल धन्यवाद के पात्र हैं। यह बजट जो है, जो महात्मा गांधी का देखिए सपना था, मैं हर बार ये बात बोलता हूं, यह महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाला बजट है। महात्मा गांधी चाहते थे कि कुटीर उद्योगों की देश में स्थापना हो। महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो जैसा कि अभी पारवानी जी बता रहे थे कि चीन जो है वह गति जो अपनी अर्थव्यवस्था को प्रदान करता है, तो उसका मुख्य कारण है चीन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। चीन के गांव-गांव में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग है। मैं जैसा अध्ययन करता हूं, जैसा मैं देखता हूं, तो भारत ने जब उन कुटीर उद्योगों को इस उद्योगपतियों की चाहने वाली केंद्र सरकार ने जब खत्म किया
तब देश की दुर्दशा होने लगी। आप देखेंगे जीडीपी एक समय माइनस में चली गई और उस समय छत्तीसगढ़ की जीडीपी स्टेबल थी। जब कोविड से पूरे देश बेहाल था, छत्तीसगढ़ की जीडीपी स्थिर रहती है। इवन जो है बेरोजगारी दर की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। तो इसके लिए तो निश्चित रूप से देखिए धन्यवाद हमको मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया। आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, अगर मजदूर खुश है, किसान खुशहाल है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी बात यही है कि हम एक बार फैजल रिजवी साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बजट में और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर की चर्चा होनी चाहिए। आप पहले तो आप अपनी निष्पक्ष प्रतिक्रिया दीजिए कि आप इस बजट पे शिक्षा के क्षेत्र को कैसा पाते हैं। और खासकर मैं देखिए बात करूं, जब शिक्षा की बात होती है तो सिर्फ स्कूल कॉलेज या फिर क्लासेस नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस दिशा में बड़ा काम करती हैं। तो उसको मिलाकर, कुल मिलाकर इस बजट में इस क्षेत्र को, पर्टिकुलर इस क्षेत्र के लिए क्या देखते हैं? कुछ गुल खिले हैं, कुछ खिलने हैं, लेकिन गुलशन में अभी भी कुछ कांटे पुराने हैं बाकी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भूपेश साहब ने जो भी करे हैं अभी तक डेवलपमेंट, और जो उन्होंने किसानों को खुश किया, जो गांव में खुशहाली दिखती है मुझे, क्योंकि किसान देखिए सारी समस्याओं का हल है हमारा हल। जो किसान के पास हल है वो सारी समस्याओं का हल है, और भूपेश जी उनके लिए कर रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आएगा। एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, जो उन्होंने इंग्लिश मीडियम का जो चालू किया है वो बहुत बड़ा विजन है उनका। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपसे कि अभी जो मैं देखता हूँ कि सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये बड़े बड़े सेक्टर जिसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनामिक है। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में कुछ जो पुराने कांटे थे कोरोना के समय जो हमारे देश में लग गए थे, वो कांटे भी ये दूर कर देंगे। आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल बजट। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी, हमने भी पिछले समय देखा। क्या मानते हैं कि जब इस सरकारी स्कूल इस तरीके से खुलते हैं, इस उत्कृष्टता के साथ खुलते हैं, और इतनी जो तमाम संसाधन होते हैं जो एक निजी स्कूल में पाए जाते हैं, जब ऐसे स्कूल खुलते हैं वो भी गरीब बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, तब क्या आने वाले दिनों में देखते हैं कि प्रदेश में ये क्रांतिकारी हो सकते हैं? 100%। लोगों को लगता था कि एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन करना, प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में फेल हो गया। वो लोग कुछ नहीं दे पाए, बल्कि बहुत बड़े पैसे लिए और कुछ लोगों को सर्विस दी। जबकि जब गवर्नमेंट लेकर आ रही है इस तरह का एजुकेशन, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है इस तरह से मेडिकल में भी हमको गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। देखिए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, हमें शायद उसको भी डेवलप करना है। तो ये बहुत बड़ा विजन इनका कि एजुकेशन कर रहे हैं। एक बात मैं और कहूँगा, बजट इज अ सीड नॉट ए फ्रूट। हमको लगता है बजट ने पैसा दे दिया, बड़े खुश हो गए, बड़ा पैसा मिल गया। ये फल नहीं है, ये बीज है। इसको बोना, इसको मैन्यूरिंग करना अब नौकरशाही का काम है कि इस सीड को मैन्यूरिंग करिए, प्लांट पानी डालिए, और इसका फिर इसमें जो फल मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। थैंक यू सो मच। जी। आप सोशल सेक्टर में क्या देखती हैं? सोशल सेक्टर में ये बजट काफ़ी उम्मीद लेके आ रहा है, क्योंकि ये महिलाओं के साथ जो कुछ एक योजना है, जैसे सुराज गांव, ई मार्ट और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ये सारी चीज़ें, निश्चित ही ये बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और भारत हमारा गांव में ही रहता है, और इसमें सबका डेवलपमेंट हो रहा है। यदि हम ई मार्ट या जो छोटे उद्योगों की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, और महिला जब काम करती हैं तो उनके साथ साथ बच्चे भी हुनर सीखते हैं। तो सारा कुछ यदि हम देखते हैं तो मुझे तो ये बजट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और दूसरा ये जो रैली कोकून का जो उन्होंने प्रोजेक्ट लाया है, रेशम का, ये काफ़ी अच्छा है। और मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि इसके साथ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पूरा प्लान लेके आए, क्योंकि रियली अभी हम सीड डाल रहे हैं, उसको खाद पानी देना बाकी है। तो ये जब हम किसी चीज़ को चालू कर रहे हैं तो वो दूर तक जाए, इसके लिए हमको चाहिए कि इसमें ये भी दिया जाए। और जो रोजगारों की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर स्वरोजगार को फोकस किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी जो रोजगार हैं वो बढ़े, वहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इस तरह से कुछ सही बात है कि बाग में तो सभी तरह की चीज़ होती है, फूल भी और कांटे भी। लेकिन ये निश्चित ही अच्छा बजट है। यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बजट बनाते हैं तो वो सफल होता है। तो मुझे ये बजट पॉजिटिव दिख रहा है, प्रोग्रेसिव दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो काम हो रहा है उसको छोड़ा नहीं है, उसको आगे बढ़ाया है। और जो ई मार्ट का कंसेप्ट है, या जो ग्रामीण प्रोडक्ट को जो फॉरवर्ड लिंकेजेस से जोड़ रहे हैं, निश्चित ही इसका फ़ायदा
ग्रामीण अंचलों से और आदिवासी बेल्ट से लेकर सभी को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बजट है। जी, निश्चित रूप से देखिए इस बजट में बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, लेकिन एक बात समझनी होगी कि इस बजट के राजनीतिक मायने क्या हैं। जब ये बजट पेश हो रहा है तब इसका राजनीतिक पहलू क्या है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बजट आया है तो देखने में ऐसा लगता है लोक लुभावन है और इसने हर वर्ग को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश की है। आप इसे क्या इस रूप में देखते हैं? इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है अभी चर्चा के दौरान। मैं एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे बेरोजगारी की समस्या पे प्रश्न उठाया गया है, तो इस दिशा में एक प्रयास ये है कि व्यापम और पीएससी में जो परीक्षा में स्थानीय लोगों को फीस माफ़ कर दी गई है, फीस नहीं लगेगी, ये एक अच्छी योजना है। दूसरी बात जो है, जो ये तो ऐसे लोग हैं जो नई सेवा में आएंगे, सरकारी नौकरी में आएंगे, उसके अलावा जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं उनके साथ पेंशन की जो नई स्कीम आई है, मैं सोचता हूँ ये क्रांतिकारी होगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है डीमोटिवेट हो रहे थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि सरकारी नौकरी में रिटायर्ड होने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो अपना जीवन यापन किस प्रकार करेंगे। तो पोस्ट रिटायरमेंट जो समस्या है वह जो है इस दिशा में सोचा गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मानव तस्करी से जो जूझ रहे हैं हम लोग, उस दिशा में जो प्रयास किया गया है वो बहुत उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं युवाओं को और कम उम्र के लोगों की मानव तस्करी रोकना, बेरोजगारों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करना, और एजुकेशन के फील्ड से मैं आता हूँ तो आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों की जो बात की गई थी उसके संबंध में काफ़ी चर्चा हुई और पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें की गई हैं। हम ये मानते हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा जो है व्यवसाय के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जो मातृभाषा या हिंदी की है उसके दिशा में भी जो प्रयास किया गया है वो बहुत उल्लेखनीय है। इस तरह से हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों के जो स्कूल हैं हो जाएंगे, तो जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय बच्चे जाते हैं जब उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलता, तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति होगी। मैं एक सेकंड और लूँगा कि भूटान में जब राजा ने अपने बच्चे के लिए स्कूल खोला तो वो स्कूल जो है राजा के बच्चे का नहीं था, आम स्कूल था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ लोग ये कह सकते, जबकि वो कहीं भी भेज सकता था, इंग्लैंड भेज सकता था या जो हमारे हिमालयन रेंज में नैनीताल है, देहरादून है, लेकिन उसने नहीं कहा भूटान में होंगे, भूटान में ही उसके बच्चा पढ़ेगा। अब स्थिति है कि लोग ये कहते हैं भूटान में कि क्या आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला इसलिए आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति आए कि क्या आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला इसलिए आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। जी, थैंक यू। जी जी जी, आप लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, पहले बता दीजिए किस पे आप लोग का रिसर्च? जी, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है। जी, आप? पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी, मेरा आदिवासियों पे है, संचार प्रणाली। जी, आदिवासी संचार प्रणाली को लेकर। अच्छा, आप? वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन। तो आप लोग जब रिसर्च करते हैं, निकलते हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम परिस्थितियां आपके सामने होती होंगी, फैक्ट्स आपके सामने होते हैं फैक्ट सामने। तो आप जब देखती हैं ये सारी चीज़ें देखती हैं, हालांकि ये राजनीति का विषय मैं नहीं मान रहा, अभी ये मान के चलता हूँ जो बजट है वो सीधा सीधा एक प्रकार का लेखा जोखा है कि जो आया क्या मिला, क्या देंगे, कैसे देंगे, किसे देंगे, कब तक देंगे, कहाँ देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे किस रूप में देख रही हैं इस बजट को, आप लोग जब फील्ड में होते हैं, फैक्ट्स के साथ होते हैं, और ये जब आता है? सर, जब बजट आता है तो एक उम्मीद जगती है कि हमारे लिए कुछ नया आया है, और जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, क्योंकि हम फील्ड पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी थोड़ा कुछ हट करके होता है। और हम ये भी पाते हैं कि हायर एजुकेशन में जो अभी न्यू बजट आया है, हायर एजुकेशन में थोड़ा और फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी बनती है, और पॉलिसी बनने के साथ में जैसे अगर मेरी स्टडी जेंडर इक्वालिटी में है तो मैं कोशिश करूंगी कि एक ऐसा बजट आए जिसमें कि जेंडर इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की बात हो, और साथ ही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की हम बात करते हैं उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए वाया हायर एजुकेशन। ये सरकार की बहुत ये एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, चाहे वो साइंस का हो या सोशल साइंस का हो। ये रिसर्च सेंटर हर हायर एजुकेशन में, हर कॉलेजेस में
छत्तीसगढ़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिसर्च सेंटर अपने रिसर्च के माध्यम से इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। तो ये मैं उम्मीद रखती हूँ सर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे वुमेन्स हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, हायर एजुकेशन, क्योंकि अभी का जो मैंने बजट देखा उसमें मुझे हायर एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सरकार देती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं देती है, बट जो सुनिश्चित करने की वाली बात होती है कि आपने पेपर्स निकाले एजुकेशन रोजगार के लिए, एडवर्टीजमेंट दिए, पर जब भर्ती करने की बारी आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये लैग कर जाती है गवर्नमेंट। तो उस चीज़ को भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ पूर्व मंत्री जी भी हैं। आपने सबकी बातें सुनी।